हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 201 से 210 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 201 है, यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम दी हुई है विच इज मेड अप ऑफ स्टील। एट कोलैप्स द वैल्यू ऑफ लोड पूछ रहा है, हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बीम का हमारा कंपोजिशन है वो हमारा दो अलग अलग मोमेंट कैपेसिटीज के सेक्शन से बनी हुई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिक डिटर्मिनेसी देखनी होगी कि हमें प्लास्टिक हिंज के कितने चाहिए होगा मैकेनिज्म फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर स्टैटिक डिटर्मिनेशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को इग्नोर कर दें तो हमारी स्टैटिक डिटर्मिनेसी यहाँ पर 2 है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ हिंजेस जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म विल बी 2 + 1 = 3। तो जब आप बीम यहां पर एक दी है तो वी विल कंसीडर दी बीम मैकेनिज्म अंडर द एक्सटर्नल लोड। यहां पर हम डिफरेंट मोमेंट कैपेसिटी का सेक्शन है, तो हम यहां पर काइनेमेटिक मेथड यूज करेंगे विच इज नोन एज अपर बाउंड थ्योरम, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा मोमेंट कैपेसिटी आप देख रहे हो कि हमारे एट द सपोर्ट्स हमारे फिक्स्ड हैं, तो हमारी प्लास्टिक हिंजेस सबसे पहले एंड सपोर्ट्स में बनेंगी। बट हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी इस सपोर्ट पे हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए सपोर्ट, तो हमारे सबसे पहली प्लास्टिक हिंज यहां पर बनेगी, सेकेंड प्लास्टिक हिंज यहां बनेगी, और थर्ड प्लास्टिक हिंज जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स होंगे तो हमारा जो चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन है या फिर अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, यहां पर दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, तो थर्ड हिंज यहां पर बनेगी। तो वी विल कंसीडर द मैकेनिज्म कंडीशन। एक हिंज हमारी यहां बन गई, एक हिंज यहां बन गई, एक हिंज यहां बन गई। तो जो इंटरनल रिस्ट्रेंट जनरेट होगा दैट विल बी मोमेंट फॉर रोटेशन थीटा, बिकॉज यहां पे सिमेट्रिक लोडिंग है, तो हमारे जो रोटेशन होंगे दोनों सेम होंगे ए और बी पर, और सेंटर पे हमारा लोड P है जो कि कोलैप्स लोड के इक्वल होगा एट द टाइम ऑफ कोलैप्स, और ये सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा मान लेते हैं, और इसकी जो दूरी है ये L/2 है। तो हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल लोड जो है हमारा, और उसके अलोंग जो हमारा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा ज्योमेट्री प्रॉपर्टी से L/2 थीटा, और जो इंटरनल वर्क डन होगा वो हमारा समीशन ऑफ फोर्सेस इनटू जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो यहाँ फोर्सेस जो है हमारी मोमेंट्स हैं, तो हमारा मोमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा रोटेशन। यहाँ पर हमारा सेंटर पे आप को ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा चेंज ऑफ सेक्शंस हो रहे हैं, मोमेंट कैपेसिटीज चेंज हो रही हैं, वहाँ पर उस मोमेंट कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारा प्लास्टिक हिंज बनेगा जो हमारा वैल्यू कम होगी, बिकॉज उसके बाद हमारा फेलियर हो जाएगा उस मेंबर का। तो दिस विल बी MP × 2 थीटा, बिकॉज ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन होगा, थीटा प्लस थीटा प्लस MP × थीटा एट बी। तो आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड का यूज करोगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क हमारे इक्वल होंगे, तो यू विल गेट 5 MP थीटा, और जो हमारा कोलैप्स लोड निकलेगा दैट विल बी गिवन बाई 10 MP/L, वेयर MP इज द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन एट A। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कोलैप्स लोड फॉर अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग अ UDL थ्रू आउट द स्पैन। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दिखा रखी है जिसपे हमारा UDL एक्ट कर रहा है W, और अगर हम इसका इलास्टिक स्टेज में बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करें तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है यहाँ पर निगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा फिक्स सपोर्ट पर जनरेट हो रहा है, और जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो दैट इज जनरेटिंग एट सम वॉट डिस्टेंस x1 फ्रॉम द हिंज सपोर्ट। तो जब हमारा प्लास्टिक स्टेज कोलैप्स की आप बात करोगे तो कोलैप्स यानी प्लास्टिक स्टेट में हमारा प्लास्टिक हिंज सबसे पहले यहां बनेगा, बिकॉज ये वैल्यू जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो इससे ज्यादा होगी। उसके बाद हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है दैट विल बिकम प्लास्टिक मोमेंट फॉर द सेक्शन।
तो कोलैप्स में हमारा ये बेंडिंग मोमेंट MP हो जाएगा। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, पुराने वीडियोस में मैंने बताया था कि ये दूरी जो होगी 0.414 L होगी। तो ज्योमेट्रिकली आप जब निकालोगे तो जो कोलैप्स लोड होगा इसके केस के लिए दैट विल बी गिवन बाई 11.656 MP अपॉन L स्क्वायर। अब अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो इसके लिए हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, दिस विल बी WL स्क्वायर 8/8, और यही हमारा मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी होगी सेक्शन की, बिकॉज यहाँ पर इस लोकेशन के अलावा कहीं भी हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन की कोई लोकेशन नहीं है। तो दिस सेंट्रल मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम कोलैप्स लोड फॉर द स्ट्रक्चर। तो हमारा यहाँ पे कोलैप्स लोड जो होगा दैट विल बी गिवन बाई 8 MP/L स्क्वायर, और क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दैट विल बी गिवन बाई WU1 अपॉन W2। इन दोनों का आप रेशियो करोगे तो यू विल गेट इज इक्वल टू 1.457। अगर यहाँ पर रेशियो एक फिक्स्ड बीम के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा होता, मीन्स अगर ये यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम की जगह एक हमारी फिक्स्ड बीम होती और सेम लोडिंग अप्लाई कर रहे होते, तो हमारा जो कोलैप्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा प्लास्टिक की स्टेज में, ये हमारा MP होता एंड दिस वैल्यू भी MP होती हमारी, क्योंकि हमारा फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स पर भी हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होता एंड अंडर द मैक्सिमम सेंट्रल जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता वहाँ पर होता। तो दिस वैल्यू जो आपको मिलती ये हमारा मैग्नीट्यूड होता WL स्क्वायर बाई 8। तो आपको जो यहाँ पर कोलैप्स लोड मिलता तो 16 MP/L स्क्वायर मिलता। तो अगर उस केस में अगर आपसे रेशियो पूछा जाता तो हमारा जो रेशियो होता दैट वुड हैव बीन 11.656 डिवाइडेड बाई 16। तो ये वैल्यू आपकी आती 0.729। बट यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इलास्टोमेरिक बियरिंग पैड के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल में पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 162 में डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इलास्टोमेरिक बियरिंग पैड्स की डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो जो इलास्टोमेरिक बियरिंग जो पैड्स हैं हमारे, दे आर इजी टू इंस्टॉल, इन्हें इंस्टॉल करना आसान होता है एंड दे हैव वेरी लो इनिशियल कॉस्ट, और प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द सर्विस जब हमारा यूज़ में होगा वो बियरिंग, तो हमारा जो मेंटेनेंस होगा वो मेंटेनेंस ना के बराबर होगा। बट जो हमारी स्टील बियरिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारी रोलर रॉकर बियरिंग होती हैं, तो उनमें हमारा रेगुलर ऑयलिंग ग्रीसिंग हमें करनी पड़ती है, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी रस्टिंग और उनके रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में इश्यूज आ जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो वी नीड रेगुलर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, और इनिशियल कॉस्ट भी हमारी जो स्टील बियरिंग्स की होती है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो इलास्टोमेरिक पैड्स होते हैं। ये पैड्स हमारे स्पेशल टाइप की एक सिंथेटिक रबर के से बने होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। फर्दर आप डिटेल में इस वीडियो को आप देख सकते हो। सो अगर आप देखोगे तो इलास्टोमेरिक पैड्स आर प्रेफरेबल टू स्टील रोलर बियरिंग सिंस दे नॉट रिक्वायर एनी पीरियोडिकल मेंटेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री फॉर कंक्रीट ब्रिजेस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कंक्रीट ब्रिजेस के लिए ये सुटेबल होती हैं एंड बिकॉज दे हैव सफिशियंट डेड वेट, इनका कंक्रीट ब्रिजेस का जो डेड वेट होता है सफिशियंट होता है, विच increases the performance of these elastomeric bearing pads, and these plates are reinforced with steel plates of 3 to 5 mm, which increases the stiffness of the elastomeric pads। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्म एन इनडिटर्मिनेट फ्रेम, कोई इनडिटर्मिनेट फ्रेम को आपको ट्रांसफॉर्म करना है विद उसकी इनडिटर्मिनेसी यानी रिडंडेंसी जो है वो हमारी आर है, और उसको डिटर्मिनेट बनाने के लिए हमारी कितनी प्लास्टिक हिंजेस चाहिए।
प्लास्टिक हिंजेस का कंसेप्ट पुराने वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो जब भी कोई भी स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम उसमें लोड सप्लाई करते हैं तो हमारे सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस आर रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हमारी जितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ अननोन्स हैं, जिससे हम उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं विद दीज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और उसके बाद अगर हमारी हिंज फॉर्मेशन होती है तो स्ट्रक्चर विल बिकम अनस्टेबल और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो सपोज हमारा जिस स्ट्रक्चर में लोड अप्लाई किया जा रहा है उसकी रिडंडेंसी आर है, तो हमारे आर हिंजेस का फॉर्मेशन होने पर हमारा वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाता है, बिकॉज जितनी हिंजेस बनेंगी उनके करस्पॉन्डिंग हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल जाएगी, बिकॉज हिंजेस पर हमारा जो मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी है वो हमारा एमपी होगा, जो कि नोन वैल्यू होगी, विच कैन बी यूज्ड एज अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द अननोन फोर्सेस। उसके बाद अगर हमारी एक एडिशनल प्लास्टिक हिंज बनती है तो स्ट्रक्चर हमारा मैकेनिज्म फॉर्म करेगा विच इज अ कोलैप्स स्टेज, जिसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स या फेल्ड माना जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर डिटर्मिनेट बनाने के लिए पूछ रहा है तो आपको आर हिंजेस की रिक्वायरमेंट है अगर हमारी आर रिडंडेंसी है। सपोज अगर अब हम एक फिक्स्ड बीम ले लेते हैं, तो अगर हम हॉरिजेंटल लोड्स को कंसीडर ना करें तो हमारे जो डिटर्मिनेसी है इस बीम की 2 है। इट मीन्स यहां पर हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन हमारा अननोन है और एक हमारा बेंडिंग मोमेंट अननोन है। बट जैसे ही हमारा 2 हिंजेस बनेंगी, मीन्स आर इक्वल टू 2 है और 2 हिंजेस अगर आप फॉर्म करोगे तो अगर हमारा सेंट्रल पे एक लोड एक्ट कर रहा है तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स हमारे जो होंगे सपोर्ट्स पे होंगे। तो साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पर 2 प्लास्टिक हिंज हमारी बनेंगी तो यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा नोन हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारे 2 वर्टिकल रिएक्शंस बचेंगे, R1 और R2, और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी जो होंगी वो हमारी 2 होंगी। तो इट मीन्स वी कैन डिटरमाइन द अननोन फोर्सेस दीज रिएक्शंस। तो हमारा आर हिंजेस के फॉर्मेशन से वो डिटर्मिनेट हो जा रहा है, और अगर हमारा अंडर द कंसंट्रेटेड लोड एक और हिंज बन रही है, मीन्स R+1 हिंज बनते ही ये स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स स्टेज में आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉचिंग इन अ सिंपली सपोर्टेड टिम्बर बीम ऑफ स्पैन L एंड डेप्थ D शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन। तो जो हमारा नॉचिंग का मतलब है ये देख लेते हैं कि नॉचिंग एक ऐसा प्रोसेस है टू फॉर्म या टू कट अ नॉच। नॉच हमारा एक तरीके का एंगुलर वी शेप्ड कट होता है विच इज मेड इन टॉप or bottom portion of the beam, especially in timber beams। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नॉचिंग बोलते हैं। तो यहां पर मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई हुई है। तो जो ये हमारा इंडेंटेशन है, दिस इंडेंटेशन, ये जो हमारा कट हम कर रहे हैं ये रेक्टेंगुलर कट के फॉर्म में दिखाया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अ नॉच। तो इस नॉचिंग करने की लोकेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया है बेस्ड ऑन लिमिटेशंस ऑफ बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस, कि हमारी नॉचिंग इस तरह हमें करनी है, इस तरह हमें कट करना है सेक्शन को, बिकॉज एक्चुअल में तो हम अपना क्रॉस सेक्शन कम कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो जो हमारी बेंडिंग और शियर स्ट्रेसेस हों वो हमारी लिमिट में रहें, इसके बेसिस पे नॉचिंग की रीजन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसा कि आपको पता है अगर हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है, मान लेते हैं कि L/3, जो सेंट्रल 1/3 पोर्शन है, दिस इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहां पर हमें
कोई भी नॉचिंग नहीं करनी है, बिकॉज हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम। तो सेक्शन मॉडुलस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन रिड्यूस होगा, मोमेंट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए हमें जो सेंट्रल 1/3 पोर्शन है उस पर हमारे नॉचिंग नहीं करनी है। अब कहां पे सकते हैं हमें करनी है L/3 फ्रॉम दी सपोर्ट्स, बिकॉज ये सबसे कम बेंडिंग मोमेंट वाला पोर्शन जोन है जहां पर आप नॉचिंग कर सकते हो। तो जो नॉचिंग की लिमिटेशन है जो हमारी डिजायर्ड है वो हमारी L/3 फ्रॉम दी सपोर्ट्स हैं, फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब सपोर्ट से आपको L/3, अगर L हमारा स्पैन है तो दोनों साइड से आप इतने पोर्शन में नॉचिंग कर सकते हो, ठीक है। और नॉचिंग जो आप कर रहे हो उसकी भी डायमेंशंस फिक्स हैं। सपोज जो आपने कट बनाया, कट की जो मैक्सिमम डेप्थ परमिसिबल है दैट इज D/6। D हमारा डेप्थ ऑफ द बीम है, मीन्स आप जो मैक्सिमम नॉच की डेप्थ रख सकते हो D/6 रख सकते हो। जो उसकी विड्थ आप बना सकते हो कट करके, नॉच करके, दैट इज लिमिटेड टू D/3 मैक्स, ठीक है। तो दीज आर द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ द नॉच। बट अगर यही नॉच आपको, ये तो टॉप और बॉटम फाइबर्स के लिए हो गया, अगर ये आप बॉटम फाइबर या टॉप फाइबर में बना रहे हो तब, अगर आपको यहां पर सपोर्ट के ऊपर नॉच बनाना है तो इस नॉच की डेप्थ लिमिटेड D/6 की जगह D/4 लिमिटेड हमारी लिमिट की गई है, ठीक है। और अगर आपको होल करना है तो आपको होल भी इसी जिस पोर्शन में नॉचिंग अलाउड है उसी पोर्शन में हमें प्रेफर करना है अगर होल की जरूरत है, एंड दैट शुड बी डन इन मिडिल थर्ड ऑफ द डेप्थ, ठीक है। मींस अगर हमारा D डेप्थ है तो D/3 जोन में ही हमें होल करना है टिम्बर बीम में, ठीक है। बिकॉज जो हमारा अगर बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन देखोगे तो हमारा सबसे कम बेंडिंग स्ट्रेस वाला जोन जो है वो सेंटर पोर्शन में, इसीलिए हमारा होल आप बीच में कर सकते हो, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द बेंडिंग स्ट्रेसेस वेरी मच, ठीक है। और जो हमारा होल का साइज है वो आप D/4 मैक्सिमम साइज रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, बट जो हम प्रैक्टिकली फील्ड में करते हैं दैट इज टेकन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेकर करते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस L/3 है वो हम L/6 लेते हैं, कंजर्वेटिव सेफ साइड चलते हुए दोनों साइड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा L/6 और 3D फ्रॉम द सपोर्ट्स। ये 3D एक और वैल्यू है, 3 times the depth of the beam from the supports whichever is lesser। आपको इस रीजन में आप नॉचिंग कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक स्टील बीम दी हुई है और हमारा जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है B/D और इट इज क्लैम्ड एट बोथ द एंड्स। क्लैम्ड एट बोथ एंड्स का मतलब है कि हमारा रोटेशन रिस्ट्रेन्ड है, इट मींस इट्स अ फिक्स्ड एंडेड बीम। तो यहां पर मैंने एक फिक्स्ड एंड बीम दिखा रखी है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू UDL W। उसके बाद बोल रहा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज जस्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन द UDL ऑन द बीम इज 10 kN। इट मींस कि जैसे ही लोड हमारा 10 kN पहुंचता है तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक डिजाइन जब हमने स्टार्ट किया था तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद करें तो कुछ इस तरह था कि हमारी ईल्ड वैल्यू जो है, जो ईल्ड स्ट्रेस वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा ईल्ड लोड और ईल्ड मोमेंट आएगा, उसके बाद हमारा स्ट्रेन कांस्टेंट प्लास्टिक फ्लो इज देयर।
जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आती है, और इस यील्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा यील्ड मोमेंट आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो लोड है ये हमारा यील्ड वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो कि इस यील्ड वैल्यू के बाद हमारा प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो गया है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक स्ट्रेन्स हैव स्टार्टेड विच आर इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये हमारा 10 किलो न्यूटन के बाद हमारा प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम इलास्टिक स्टेट में बात करें, अभी हम इलास्टिक स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर इस फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, फिक्स्ड बीम का ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल का ड्रॉ करोगे आप, तो दिस वैल्यू आपको मिलेगी WL²/8, और फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप जब ड्रॉ करते हो, ये टोटल वैल्यू तो आपकी WL²/8 होगी, लेकिन जो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू यहां पर आएगी दैट विल बी WL²/24, और यहां पर जो हमारा फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट आता है, पॉजिटिव फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट, दैट इज WL²/12 फॉर यूडीएल केस, ये सभी को पता है। तो दिस यहां पर जो हमारा ये W है, डिफॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा कि जब ये W जो है WY पहुंच जाएगा, यील्ड वैल्यू पहुंच जाएगा, जो कि यहां पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहां पर ये जो मोमेंट आ रहा है दिस इज द यील्ड मोमेंट, जिसके बाद हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बीम में। ठीक है, तो ये तो हम इलास्टिक स्टेज की बात कर रहे थे। अब अगर हम प्लास्टिक स्टेज की बात करेंगे, एक सेकेंड, अगर दिस my को, यील्ड वैल्यू को हम अगर इक्वेट करें तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि यील्ड वैल्यू जो होगी हमारा फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज सबसे पहले यील्डिंग हमारी जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वहां पर होगी, बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा फिक्स्ड एंड्स पर है। तो दिस विल करस्पॉन्ड टू यील्ड वैल्यू ऑफ द लोड, जिसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। तो हमारा यील्ड वैल्यू विल बी गिवन एज 12 my/L²। आपको WL²/24 इसलिए नहीं लेना बिकॉज ये वैल्यू हमारी ज्यादा वैल्यू है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और यहीं पर हमारा सबसे पहले डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा बिकॉज मैक्सिमम मोमेंट यहां पर है। अब अगर हम प्लास्टिक स्टेज की बात करें तो प्लास्टिक कोलैप्स के दौरान जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, यहां पर हमारा प्लास्टिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रीच कर जाएगा, और हमारा सेंटर पे हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रीच आउट हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा W से WI गया, जिसके लिए हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, यील्ड खत्म हुई थी, उसके बाद हमारा कोलैप्स लोड आया, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा MP आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा यील्ड वैल्यू आई। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी है, दैट वैल्यू इज MP हियर, और जो हमारा ये वैल्यू होगा कोलैप्स स्टेज में, अगर WU हम कोलैप्स लोड मान लें तो WL²/8 ये टोटल वैल्यू होगी। तो MP, ये वैल्यू भी MP है, तो जो हमारा 2 MP की वैल्यू होगी दैट विल बी WL²/8, बिकॉज ये फ्री कोलैप्स बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के लिए ड्रॉ किया गया है। तो हमारा जो कोलैप्स लोड होगा दैट विल बी गिवन बाय 16 MP/L²। तो अगर आप रेशियो निकालोगे अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड, अल्टीमेट लोड यानी कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय द यील्ड वैल्यू, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जस्ट इनिशिएट हुआ है, तो ये रेशियो आपको मिलेगा 16 MP/12 MP, इन दोनों का रेशियो 12 my। तो दिस विल बी गिवन बाय 4 4 16, 4 3 12 इंटू MP/my। ये रेशियो हमारा कहलाता है शेप फैक्टर, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ज्योमेट्रिकल शेप क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन क्या है बीम का, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर दिया है, तो रेक्टेंगल के लिए हमारा शेप फैक्टर इज 3/2 विच इज 1.5। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियोज में। तो अगर आप इसको 3/2 हो जाएगा तो दिस विल बी गिवन एज 2। तो हमारा जो अल्टीमेट लोड होगा दैट विल बी 2 टाइम्स द यील्ड लोड, जब हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और इसकी वैल्यू हमारी 10 दी हुई है। तो हमारा कोलैप्स लोड जो होगा वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर होगा।
तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में हमारे दो डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स में। तो हमारा अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो जब कंक्रीट और स्टील एक साथ स्ट्रक्चर्स में हम यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारे आरओबीज होते हैं, रोड ओवर ब्रिजेस होते हैं, वहां पर हमारा स्टील प्लेट गर्डर होता है और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो हमारा डेक होता है वो कंक्रीट का होता है, आरसीसी का होता है। तो इन दोनों के इंटरफेस पर आप देख रहे हैं यहां पर हमारे कुछ बोल्ट्स शेप के दिख रहे हैं जिन्हें हम शियर स्टड्स बोलते हैं या शियर कनेक्टर्स लगाते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज इसके अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनका जो इंटरफेस होगा, दो डिफरेंट मटेरियल का इंटरफेस में देयर विल बी स्लिपिंग अंडर द लोडिंग। तो वी प्रोवाइड दिस शियर कनेक्टर्स जो कि हमारे इसमें वेल्डेड रहेंगे स्टील गर्डर में, एंड जो कंक्रीट में कास्टिंग इसी पर साथ साथ की जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द मैकेनिकल कनेक्टर्स विच आर यूज टू डेवलप द कंपोजिट एक्शन बिटवीन स्टील बीम्स एंड कंक्रीट। दिस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड मेनली टू रजिस्ट द जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल शियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स अंडर द एक्शन ऑफ लोड्स टू रजिस्ट द लॉन्गिट्यूडनल शियर एज रेफर टू एज शियर कनेक्शन। तो ये शियर कनेक्शन की तरह डिजाइन किया जाता है। जो ज्वाइंट है उसको इंटरफेस स्लिपिंग प्रोवाइड करने के लिए वी यूज द शियर कनेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार द गेज लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी। हमारी जो डक्टिलिटी होती है दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू अंडरगो लार्ज इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। जिस भी स्ट्रक्चर में हमारे जो इनइलास्टिक डिफॉर्मेशंस हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, विच विल करस्पॉन्ड टू ग्रेटर परसेंटेज एलोंगेशन। अगर स्टील के स्ट्रक्चर्स में बात करें तो जो डक्टिलिटी है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। तो जब हम माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करते हैं तो वी गेट दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड जो परसेंटेज एलोंगेशन हम डिटरमाइन करते हैं दैट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ एलोंगेटेड लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड डिवाइडेड बाय द गेज लेंथ, डिवाइडेड बाय द गेज लेंथ। तो दिस गेज लेंथ इज द स्टैंडर्ड लेंथ जिस पर हम एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्पेसिमेन की एक्चुअल लेंथ है जिस पर हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, दिस इज द गेज लेंथ एंड विच इज डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मेंबर। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी गई है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि जो गेज लेंथ आपको रखनी है दैट शुड बी 5.65 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स 5.65 ए की पावर 1/2। और ए नॉट जो है ये हमारा जब हम लोड टेस्ट करने वाले हैं, यूनिवर्सल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं, उस समय जो हमारा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था उस पर करते हैं। तो आप देखेंगे तो हमारा गेज लेंथ जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए हियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द HYSD बार्स। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स। हाई यील्ड का मतलब है कि दीज बार्स हैव हाई यील्ड स्ट्रेंथ। इन बार्स की जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। और डिफॉर्म्ड का मतलब है देयर आर डिफॉर्मेशंस इन फॉर्म ऑफ lugs आर प्रोट्रूजन्स। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है दीज आर द प्रोट्रूजन्स जो कि हमारे हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स में रहते हैं, जिनका पर्पस ये होता है टू इम्प्रूव द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जब भी हम इन्हें यूज कर रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करने के लिए वी यूज सच हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स जो कि प्रोट्रूजन्स रहते हैं
ठीक है। और जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, दीज आर गवर्न्ड बाई IS 1786 इंडियन स्टैंडर्ड कोड। जो इसकी कॉस्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एज ऑफ माइल्ड स्टील। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेंशन टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्टील्स पर, यहाँ पर माइल्ड स्टील विच इज Fe 250, यहाँ पे Fe मीन्स इट्स आयरन विच इंडिकेटिंग द स्टील, और यहाँ पर जो ये मैग्नीट्यूड है दिस इज इंडिकेटिंग द यील्ड वैल्यू, और कोड जो है हमारा इसे कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ बोलता है एज पर IS 456 कोड। तो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ है हमारी 500, 415 एंड 215। यहां पर अगर आप देखेंगे माइल्ड स्टील के केस में हमारा देयर इज अ इनिशियल इलास्टिक पोर्शन, तो जो हमारा तीनों बार्स HYSD बार्स जो Fe 500, 415 तीनों बार्स का जो लीनियर इलास्टिक पोर्शन है उसका जो स्लोप होगा दैट इज टेकन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो कि तीनों स्टील के लिए हम कॉमन लेते हैं, करस्पॉन्डिंग टू जो हमारा लीनियर इलास्टिक स्ट्रेट पोर्शन है इनिशियल स्टेज का। ठीक है, तो जो माइल्ड स्टील है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये IS 432 के अकॉर्डिंग है, और HYSD की बार की हमारी IS 17486 के अकॉर्डिंग है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो HYSD बार है देयर इज नो डेफिनिट यील्ड पॉइंट, कोई भी डेफिनिट वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रेस वैल्यू होता है उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0.02 यहाँ पे लिखा हो, इट शुड बी 0.002, दिस इज 0.02% स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन हो गया। इस 0.002 के करस्पॉन्डिंग हम एक स्ट्रेट लीनियर पोर्शन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन पैरेलल लाइन खींचेंगे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी, जो स्ट्रेस मिलेगा, दैट विल बी द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दीज बार्स। तो जो HYSD का केमिकल कंपोजिशन है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने, एंड दिस इज एज पर 1786 कार्बन सल्फर फॉस्फोरस सल्फर का डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमारा कार्बन और सल्फर फॉस्फोरस का कंपोजिशन दिया हुआ है, और उस पर हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन क्या लिमिट है वो आप देख सकते हो। देख रहे हैं आप कार्बन का जो लिमिट है 0.3% है, जो हमारा नॉर्मल माइल्ड स्टील होता है वहां पर हमारा कार्बन कंटेंट जो होगा इज लेस देन HYSD स्टील। इसी वजह से हमारा जो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ है ये हमारी ज़्यादा होती है HYSD स्टील के लिए, और हमारा जो परसेंटेज एलोंगेशन है HYSD बार्स के लिए वो हमारा कम होता है, बिकॉज कार्बन कंटेंट आप जैसे ही बढ़ाएंगे हमारा परसेंटेज एलोंगेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो IS 1786 के अकॉर्डिंग Fe 415, 500 एंड 550 इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो हमारा परसेंटेज एलोंगेशन है 14.5%, 12% और 10% है। दिस इज द परसेंटेज एलोंगेशन फॉर HYSD बार। और जो हमारा माइल्ड स्टील का परसेंटेज एलोंगेशन है विच इज Fe 250 ग्रेड 1 स्टील के लिए फॉर स्पेसिफाइड गेज लेंथ हमारा जो परसेंटेज एलोंगेशन है दैट इज 22% के अराउंड हमारा परसेंटेज एलोंगेशन है। तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली कार्बन कंटेंट बढ़ाने से यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ गई बट हमारा परसेंटेज एलोंगेशन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं दीज आर फॉर कोल्ड वर्कड ट्विस्टेड HYSD बार्स। ये जो हमारा IS 1786 है, जो हमारा हॉट रोल्ड HYSD बार्स होते हैं उनके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट कोड से गवर्न है। दैट कोड इज IS 1139। दिस इज फॉर हॉट रोल्ड HYSD बार्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने इसलिए कोल्ड वर्क ट्विस्टेड बार्स हमारे यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर परफॉर्मेंस। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो हमारा जो परसेंटेज एलोंगेशन इज लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता, दे हैव अ केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम केमिकली दे
आर सेम, केवल हमारा परसेंटेजेस का डिफरेंस होता है। केमिकल कंपोजिशन हमारा सेम होता है, हमारा कार्बन सल्फर उसमें भी पड़ता है और हमारे माइल्ड स्टील में भी पड़ता है कि बट हमारा परसेंटेज हम चेंज कर देते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टीज में दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल स्टील कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पे स्टील का एक कंप्रेशन मेंबर दिया है जिसकी लेंथ L है और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन का मतलब है कि हमारा जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो रहा है। एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इस मीन रोटेशन हमारा फिक्स्ड है, तो ये हमारा फिक्स्ड एंड कंडीशन को दिखा रहा है। और दूसरा एंड जो है हमारा वो नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब वहां पर हमारा ट्रांसलेशन भी हो सकता है और हमारा रोटेशन भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ IS 800 ने डिफरेंट इफेक्टिव लेंथ्स रिकमेंड की हैं डिजाइन के लिए, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है, ये हमारा फ्री एंड है जहां पर ट्रांसलेशन भी अलाउड है एंड रोटेशन भी अलाउड है। तो इसके लिए हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज टेकन एज K टाइम्स दी L। यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर होगा दैट इज 2 ही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो थ्योरेटिकली इंपेरिकल जो कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी वैल्यूज हमेशा कम आती हैं, हम डिजाइन में उन्हें ज्यादा लेते हैं टू हैव अ कंजर्वेटिव डिजाइन। तो हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि पूछ क्या रहा है। तो अगर डिजाइन वैल्यूज पूछता है तो दीज आर द डिजाइन वैल्यूज, अगर थ्योरेटिकल लिख देता है तो वी हैव टू गिव द थ्योरेटिकल वैल्यूज फॉर द इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पर कुछ भी नहीं दिया है तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर डिजाइन वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।